लेते हैं एक बार। तो इसके लिए हमारे किताब के अंदर चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हो, PSU टाइप्स एंड वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे हमारे इस किताब को, अगर आपके पास एक किताब नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप का पावर सप्लाई दिया हुआ है, एक है सेपरेट पावर सप्लाई यूनिट और दूसरा है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई यूनिट। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है हम समझ लेते हैं। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, ये एक कॉम्बो मदरबोर्ड। इसी बोर्ड के अंदर मेन बोर्ड सेक्शन, पावर सप्लाई सेक्शन एंड बैकलाइट सेक्शन तीनों के तीनों इंटीग्रेटेड है। तो जब किसी भी बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन और मेन बोर्ड सेक्शन एक साथ रहेगा, उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई। और जिसके अंदर अलग से पावर सप्लाई रहेगा, जैसे कि ये वाला पावर सप्लाई देखिए, इसके अंदर मेन बोर्ड सेक्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे PSU यानी कि पावर सप्लाई यूनिट एंड बैकलाइट यूनिट अवेलेबल है। इसके बाद ये वाला पावर सप्लाई देखिए, इसको भी हम सेपरेट पावर सप्लाई बोलेंगे। उसके बाद ये भी देखिए, और इसका साइज टीवी के अनुसार छोटा या बड़ा होते रहेंगे। अगर आपका टीवी बड़ा साइज का हुआ तो इन सारे पावर सप्लाई का साइज भी बड़ा होगा, और टीवी के साइज के अनुसार ये सारा साइज होगा। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि काम करने का जो प्रोसेस होता है, ये सारे के सारे बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो एक पावर सप्लाई का काम क्या है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हमारे पिछले चैप्टर्स के माध्यम से पता चल गया है, फिर भी इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो पावर कॉर्ड है, ये पावर कॉर्ड जिस सेक्शन के अंदर लगा हुआ रहेगा वही सेक्शन हमारा पावर सप्लाई सेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पावर सप्लाई सेक्शन, जिसके अंदर आपको बड़े साइज का एक एक कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही साथ एक एक चॉपर ट्रांसफार्मर मिलेंगे, कुछ डायोड्स और कुछ और कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर मैं सप्लाई इंसर्ट करता हूं। इस जगह पर जो 230 वोल्ट AC सप्लाई इनपुट होगा, उस AC सप्लाई इनपुट को प्योर करके यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसके अंदर इनपुट होगा, और इस ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से जो प्योर AC होता है उसको पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करके यहाँ पे मेन कैपेसिटर या फिल्टर कैपेसिटर में आएगा, और वो पल्सेटिंग DC प्योर DC में कन्वर्ट होके यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन में आएगा। यहाँ पे स्विचिंग सेक्शन के अंदर से सप्लाई को डिजिटली कन्वर्ट करके इस चॉपर ट्रांसफार्मर में आएगा। और इस चॉपर ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि इसके अंदर जो हाई वोल्टेज सप्लाई इनपुट होगा उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके या स्टेप डाउन करके आउटपुट में मिलेंगे, और वही चीज आज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऑटो पर सेट करके रखा हुआ है, चाहे तो आप इसको मैनुअल में सेट करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं मैनुअली कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट होगा AC सिग्नल, इसीलिए मल्टीमीटर को हम AC में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे DC वोल्टेज, यहाँ पे AC वोल्टेज, तो AC वोल्टेज सेट हो गया यहाँ पे। अब चलिए वोल्टेज यहाँ पे मेजरमेंट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे AC सप्लाई कनेक्शन करता हूँ। AC सप्लाई जैसे ही कनेक्शन किया, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिकेटर। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेटर जो ग्लो कर रहा है, थोड़ा सा भी नहीं ग्लो कर रहा है, मेरे ख्याल से इसका स्विच ऑफ है। स्विच को ऑन कर दिया, और स्विच को ऑन करते ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो रेड इंडिकेटर है वो जल रहा है, मतलब इस बोर्ड के अंदर सप्लाई आ चुका है। तो सप्लाई को मेजरमेंट करने का सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो यहाँ से जो 230 वोल्ट यहाँ पर इनपुट हो रहा है, यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए जैसे टच करा मल्टीमीटर पे, देखिए आप 229.5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है AC सप्लाई। और यही AC सप्लाई क्या करेगा, यहाँ पे एक जो रेक्टिफायर डायोड देख रहे हो ना, रेक्टिफायर डायोड का मतलब ये होता है कि 4 डायोड को एक साथ जोड़ के यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, ये आपको हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का जो किताब है उसके अंदर बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे एक ब्रिज रेक्टिफायर को बनाया जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है। तो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में हमें AC सप्लाई देखने को मिलेंगे। तो AC सप्लाई यहाँ पे देखिए, AC सप्लाई इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए AC सप्लाई 229.5 वही सेम वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में हमें DC वोल्टेज मिलेंगे। प्योर तो DC नहीं मिलेंगे, वो पल्सेटिंग DC मिलेंगे अगर आप अलग से मेजरमेंट करोगे, क्योंकि इस आउटपुट के साथ यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हमें इसके आउटपुट में प्योर DC देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 300 वोल्टेज के आसपास, 320, 330 या 350 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 300 से कम अगर होंगे तो प्रॉब्लम हमें दिखाई देंगे। 300 के आसपास वोल्टेज होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर पे हम DC सेट करेंगे। यहाँ पे DC सेट करा, सॉरी यहाँ पे DC वोल्टेज सेट हो गया।
अब इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करता हूं, देखिएगा यहाँ पे देखिए 310.9 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 310 के जगह 320 या 330 दिखाई दे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी बहुत ही बढ़िया से चलेगा, लेकिन 300 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे -310 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो प्रोब है इसको उल्टा करके रखा हुआ है। तो इसको मैंने पोलैरिटी चेंज कर ली है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिएगा कि जो माइनस था 310 अभी यहाँ पे +310 वोल्टेज आ चुका है, मतलब यहाँ तक वोल्टेज हमारा प्रॉपर है। अब यहाँ पे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इसका भी वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों के साथ ही इसका कनेक्शन किया हुआ है तो हमें वही सेम वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने टच करा और इधर मैंने टच करा, अब देख सकते हो 310 वोल्ट दिखा रहा है। तो अगर हम पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्योर 310 वोल्ट यहाँ पे परफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ तक वोल्टेज अगर आ गया है, अब हमें इसका आगे की वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा मॉसफेट लगा हुआ है, तो मॉसफेट का टोटल 3 लेग होता है, एक होता है सोर्स, ड्रेन एंड गेट। और जो ड्रेन पॉइंट होता है ना वो हमारा आउटपुट पॉइंट होता है, तो वहीं पे हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना होगा। तो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है कि जो हमारा ब्लैक वाला प्रोब है ये हमको लगाना पड़ेगा नेगेटिव पर। जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है वहां पर भी रख सकते हो, कहीं पे अगर प्राइमरी सेक्शन के अंदर रखोगे तो वहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टच करेंगे तो इसका आउटपुट देखिए 310 वोल्ट, वही वोल्टेज हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है जो वोल्टेज हमें आउटपुट से दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखाई दे रहा है, ये हमारा ड्रेन पॉइंट, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, मतलब परफेक्ट वोल्ट हमें दिखाई दे रहा है। और यही वोल्टेज क्या करेगा, ये जो चॉपर ट्रांसफार्मर है इस चॉपर ट्रांसफार्मर से आउटपुट होगा। अगर हमारे इस बोर्ड को 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेंगे तो वहां पे 12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे 24 वोल्ट की जरूरत पड़ेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले यहाँ पे एक छोटा सा और सर्किट रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा आप देख रहे हो PWM यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन एक आईसी लगा हुआ है जिसको पावर आईसी भी बोला जाता है। और इस पावर आईसी को चलाने के लिए एक अलग से वोल्टेज की जरूरत पड़ता है जो कि 15 वोल्टेज के आसपास होता है। तो यहाँ पे 15 वोल्टेज को भी बनाने के लिए इस छोटा सा ट्रांसफार्मर का भी यूज किया जाता है और रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर भी 15, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर पर भी 15 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है छोटा सा, उस आईसी को ऑपरेट करने के लिए अगर ये आईसी खराब हो जाएंगे तो हमें आउटपुट से वोल्टेज नहीं मिलेगा। बाकी सारी जगह पे वोल्टेज मिलेगा आपको, यहाँ पे 310 यहाँ पे भी मिलेगा, 310 यहाँ पे भी मिलेगा, 310 यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन हमें आउटपुट में कोई भी वोल्टेज दिखाई नहीं देगा अगर हमारा ये छोटा सा आईसी खराब हो जाए तो। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगा जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई भी SMPS का ये पावर आईसी खराब हो जाए तो उसके साथ ही साथ हमारा मेन जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है या जो मॉसफेट होता है वो खराब हो जाते हैं। वो भी एक ही तरीके से ट्रांजिस्टर ही होते हैं लेकिन उसका फैमिली अलग होता है, इसके लिए उसको मॉसफेट बोला जाता है। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि जैसे ही हमारा PWM आईसी खराब होगा तो हमारा मॉसफेट भी खराब होगा, और जैसे ही मॉसफेट खराब होगा तो हमारा PWM आईसी भी खराब होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को या आपको भी ये पता नहीं चलेगा कि हमारा ये जो छोटा सा आईसी लगा हुआ है वो खराब है या नहीं। तो उस समय आपको मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा। अगर मॉसफेट खराब मिले तो उसके साथ ही साथ आपको पावर आईसी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा स्टार्टिंग पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है इसका भी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, लेकिन उल्टा करने के बाद यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए लगा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से इसका वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका 15 वोल्ट चेक करने का प्रोसेस यहाँ इधर से भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी कैपेसिटर के जस्ट बगल में एक छोटा सा नॉन पोलर कैपेसिटर रहेगा, ये आपको आगे आने वाले दिनों में और भी विजुअलिटी के साथ दिखाऊंगा, तो हमारे इस कोर्स को देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं टच करूंगा तो इस मल्टीमीटर पर देखिएगा 15 वोल्टेज के आसपास आपको दिखाई देगा। चलिए मैं टच करता हूँ, यहाँ पे देखिए 14.55 वोल्ट है जो कि परफेक्ट वोल्ट है। 15 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, अगर 14 वोल्ट भी आएंगे कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया से बोर्ड चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 15 वोल्ट है, इसका मतलब कि इसका प्राइमरी सेक्शन का सारे वोल्टेज एकदम प्रॉपर है। अगर यहाँ पे जो 15 वोल्ट अभी मैंने मेजरमेंट किया, यहाँ पे अगर ये 15 वोल्ट नहीं रहेगा तो हमारा ये जो आईसी है ना ये चालू नहीं होगा, यहाँ पे स्विचिंग भी नहीं होगा और हमारे आउटपुट से वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो प्राइमरी सेक्शन का सारे वोल्टेज मेजरमेंट हो गया, अब इसका आउटपुट में चेक कर लेता हूँ। तो आउटपुट में चेक करने के लिए अब हमें
ये वाला प्रॉब, ब्लैक वाला प्रॉब को प्राइमरी से हटा के सेकेंडरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन होता है हाई वोल्टेज का सेक्शन जहां पे 300 वोल्टेज डीसी के अंदर काम होता है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी सेक्शन में जाएंगे वहां पे हमारा जो वोल्टेज का कारोबार होता है वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के नीचे होता है, इसलिए हमें इस प्रॉब को सेकेंडरी सेक्शन पे लगाना पड़ेगा। अगर आप गलती से यहाँ पे इसको टच करोगे तो और आप इस प्रॉब को सेकेंडरी सेक्शन में टच करोगे तो उस समय आपका कंपोनेंट्स खराब होने का चांसेस रहता है, उसके साथ ही साथ आपको भी शॉक लगने का चांसेस रहता है। इसलिए अगर सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो ये ब्लैक वाला प्रॉब को सेकेंडरी सेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए सेकेंडरी सेक्शन का ही ग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर लिया। उसके बाद सबसे पहले देखिए, जैसे ही हमारे इस चॉपर ट्रांसफार्मर के आउटपुट से कोई भी वोल्टेज निकलेगा वो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, और वो सिग्नल को अगर आप मल्टीमीटर से मेजरमेंट करने जाओगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हाई स्विचिंग वाला शॉर्ट की डायोड को यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड यूज किया गया है। आपको देखने में लग रहा होगा मॉसफेट टाइप का, लेकिन ये मॉसफेट नहीं है। इसके अंदर दो शॉर्ट के डायोड को यूज किया गया है, जिसका कॉमन एक ही आउटपुट है। तो इसका आउटपुट का वोल्टेज भी हम चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज होगा तो यहाँ पे देखिए 12.30 वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है, और यही 12 वोल्टेज मेन वोल्टेज होता है। अगर किसी भी टीवी बोर्ड के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल 100% ओके है। अगर यहाँ पर 12 वोल्टेज नहीं है तो मतलब आपका प्राइमरी सेक्शन में कुछ गड़बड़ है, या सेकेंडरी सेक्शन का ये जो डायोड लगा हुआ है इसके अंदर ही कुछ गड़बड़ है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 वोल्ट परफेक्ट आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के जगह यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन करते हुए दिखाई दे, मतलब कभी 5 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट, कभी 7 वोल्ट, बढ़ते बढ़ते गया 12 वोल्ट और धीरे धीरे कम होते गया, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट लगा हुआ है। देखिए ये भी पावर सप्लाई का ही हिस्सा है। तो इस फीडबैक सेक्शन का अगर कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो यहाँ पे अभी जो स्टेबल वोल्टेज दिखाई दे रहा है आपको 12.30, यही वोल्टेज आपको अप डाउन दिखाई दे रहा होगा या कम ज्यादा होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, और ये सारी जानकारी आपको हमारे किताब के अंदर मिल जाएंगे। दोनों किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर जो मेन पावर सप्लाई सेक्शन का काम होता है बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और बाकी अगर आप कहोगे कि 12 वोल्ट के अलावा भी बहुत सारे वोल्टेज हमें दिखाई देता है एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर, तो उसके लिए मैं आप बताना चाहूंगा कि ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है ना, यही 12 वोल्ट को स्टेप डाउन करके अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है रेगुलेटर के माध्यम से। मतलब 12 वोल्ट से अगर 5 वोल्ट करना है तो उसके लिए एक अलग से रेगुलेटर को लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 1.8 वोल्ट तभी बनेगा जब हम इस बोर्ड को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा और भी लगा हुआ है, इसके बारे में हम आगे आने वाले दिनों में अलग से बहुत ही डिटेल में एक एक पिन का वर्किंग और कैसे काम करता है हम जानेंगे। लेकिन आज की इस चैप्टर के अंदर फिलहाल यही है कि एक एलसीडी एलईडी टीवी का पावर सप्लाई कैसे काम करता है। मेरे ख्याल से आपको सारे जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, और यही सेम प्रोसेस हमारे जो सेपरेटेड पावर सप्लाई होता है उसके अंदर भी यूज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट होता है, और यहाँ पे आके जो कैपेसिटर देख रहे हो 300 वोल्टेज के आसपास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एक चॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट लगा हुआ है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पावर सप्लाई का जहाँ पे 15 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे कैपेसिटर, इसके अंदर आपको 15 वोल्टेज के आसपास देखने को मिलेगा। और यही जब सब ठीक रहेगा तो हमें आउटपुट से 12 वोल्ट दिखाई देंगे। बस यही एक सिंपल सा फंडा अगर आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से आ गया तो बहुत ही आराम से 5-10 मिनट के अंदर किसी भी एलसीडी एलईडी टीवी का पावर सप्लाई को आराम से दूर कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आज के चैप्टर के अंदर आपको पावर सप्लाई के बारे में सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल सुझाव या कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस कोर्स के बारे में। इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि चैप्टर 3 इज कम्प्लीटेड, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग चैप्टर 3 को भी बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट कर लिए हो और आप चैप्टर 4 के लिए रेडी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए और रिपेयरिंग का काम करते रहिए।